नमस्कार दोस्तों। आज संविधान सभा की दूसरी क्लास के साथ उपस्थित हुआ पाठ संविधान सभा का पार्ट सेकंड। पहली क्लास के अंदर हमने संविधान सभा के चुनाव के बारे में पढ़ा। संविधान सभा में कौन सदस्य कितने थे, किस पार्टी को कितने मिले, किस समुदाय को कितने मिले, महिलाएं कितनी थी, वो सब कुछ पढ़ा। अभी हम संविधान सभा की कार्यप्रणाली में पढ़ेंगे। संविधान सभा ने क्या क्या कार्य किए, उसकी कितनी प्रकार की समितियां थी, छोटी समितियां कौन थी, बड़ी समितियां कौन थी, उनके अध्यक्ष कौन थे, उसकी प्रथम बैठक कब हुई, ये सब कुछ पढ़ेंगे। तो इससे पहले अपन देख लेते हैं कि पिछली क्लास में एक फैक्ट पे थोड़ा सा त्रुटि हो गया था। त्रुटि ये हुआ था कि हमने बताया था कि 208 सदस्य मिले थे इंडियन नेशनल कांग्रेस को, 73 मिले थे मुस्लिम लीग को और 15 मिले थे सोटे और निर्दलीय को। तो इन 15 में 7 मिले थे सोटी स्वतंत्र पार्टियों को, सोटी पार्टी को, और 8 मिले थे निर्दलीय को। 8 मिले थे निर्दलीय को। ये थोड़ा सा करेक्शन कर देना कि ये 15 में 7 और 8 का विभाजन था, वो भूलवश ऐसे हो गया। अब हम शुरू करेंगे संविधान सभा की कार्यप्रणाली। तो संविधान सभा की कार्यप्रणाली ये थी कि इसकी प्रथम बैठक कब हुई थी, वहां से अपन शुरू करते हैं। हम संविधान सभा की कार्यप्रणाली। सबसे पहले इसकी बैठक कब हुई? संविधान सभा का चुनाव हो गया अक्टूबर नवंबर में। उसके चुनाव के बाद में इसकी प्रथम बैठक कब हुई, तो वहां से अपन शुरुआत करेंगे। इसकी प्रथम बैठक, इसकी प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। जब जुलाई अगस्त में चुनाव हो गए, उसके बाद में चुनाव के बाद में संविधान सभा की बैठक हुई। 9 दिसंबर 1946 के दिन संविधान सभा मिली। अब संविधान सभा मिली तो किसी की अध्यक्षता में होनी चाहिए, कोई इसका अध्यक्ष बने, कोई उपाध्यक्ष बने, वो सब कुछ अपन पढ़ेंगे। और इसी दिन से शुरुआत हुआ संविधान के निर्माण की, मतलब संविधान सभा की कार्यप्रणाली का। तो इस दिन मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में शामिल होने से मना कर दिया। तो मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया। अब मुस्लिम लीग, बाकी भारत की जितने भी देशी रियासतें थे, उन्होंने शुरू में तो बहिष्कार किया, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो तो सब शामिल हो गए थे। तो इस बैठक में कुल 211 सदस्य शामिल हुए। 211 सदस्य शामिल। इसमें कुल 211 सदस्य शामिल हुई। और इसकी प्रथम बैठक हुई थी जो अपना पुराना संसद भवन था। पुराना संसद भवन का अभी अपना नाम है संविधान सदन। तो पुराने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में, केंद्रीय कक्ष में प्रथम बैठक। प्रथम बैठक, और पुराने संसद भवन का अभी नाम है संविधान सदन। ये ध्यान रखना है, कई बार करंट के हिसाब से सवाल पूछा जा सकता है। अभी अपना नया संसद भवन बन गया है तो संविधान सदन इसका नाम दिया गया है। अब बैठक हो गई। अब ये तो हो गया इतना। अब बैठक में अध्यक्षता कौन करेगा, तो इसको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अस्थायी अध्यक्ष, जैसे अभी अपने लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का या विधानसभा के चुनाव के बाद में प्रथम बैठक के दिन लोकसभा या विधानसभा का अध्यक्ष तो प्रथम बैठक के दिन निर्धारित नहीं हो पाता। तब क्या करते हैं कि एक प्रोटेम स्पीकर को चुनाव किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर उसी को बनाया जाता है जो सीनियर मोस्ट सदस्य होता है। तो वैसे ही अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया प्रोटेम स्पीकर की तरह ही, तो वो भी सीनियर मोस्ट को। तो ये बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तब अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया तो अस्थायी उपाध्यक्ष भी बनाया गया। अस्थायी उपाध्यक्ष,
ये बनाया गया था फ्रैंक एंथोनी को, फ्रैंक एंथोनी को। अब फ्रैंक एंथोनी को उपाध्यक्ष बनाया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की ही सिफारिशों पे, या मतलब इनकी एडवाइस में फ्रैंक एंथोनी को अस्थायी उपाध्यक्ष और अस्थायी उपाध्यक्ष बनाया गया था। अब 9 दिसंबर को तो ये इतना काम हुआ। 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर 1946 को, वो तो अस्थायी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे, जैसे प्रोटेम स्पीकर होता है वैसे। उसके बाद में जब प्रोटेम स्पीकर सभी सदस्यों को शपथ दिला देते, तब वो लोकसभा या विधानसभा के सभी सदस्य मिलके उनका अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो वैसे ही संविधान सभा के अंतर्गत भी 11 दिसंबर को अपने स्थायी अध्यक्ष और स्थायी उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ। तो स्थायी अध्यक्ष बनाया गया अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और स्थायी उपाध्यक्ष बनाए थे दो, संविधान सभा के दो स्थायी अध्यक्ष थे। एक थे डॉक्टर एस सी मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, और दूसरे थे वीटी कृष्णामचारी, और एस सी मुखर्जी, ये दो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ये कई बार सवाल पूछा जा सकता है। और एक यहाँ पे अपने कंफ्यूजन ये होगा कि अभी ये अपने वीटी कृष्णामचारी है जो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। आगे हम जब प्रारूप समिति पढ़ेंगे तो प्रारूप समिति में एक सदस्य आएंगे टीटी कृष्णामचारी। अब वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है कई बार के वीटी कृष्णामचारी उपाध्यक्ष थे या टीटी कृष्णामचारी उपाध्यक्ष थे, या प्रारूप समिति के सदस्य ये थे या वो थे। तो ये हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है। तो अपने को ध्यान रखना है कि अपने वीटी कृष्णामचारी संविधान सभा के उपाध्यक्ष वीटी कृष्णामचारी थे। तो 11 दिसंबर को ये इतना काम हुआ। 9 दिसंबर को हुआ, फिर 11 दिसंबर को, और फिर आ जाता है 13 दिसंबर। ये कई बार अपने को क्रोनोलॉजी ऐसे पूछा जा सकता है कि संविधान सभा में पहले कार्य कौन से हुए, उनका कार्य का सीक्वेंस क्या था। तो वैसे ही ध्यान रखना है कि पहले क्या क्या हुआ था। तो 13 दिसंबर को 1946 के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया संविधान सभा में। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया कब? 13 दिसंबर 1946 के दिन। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये कई बार सवाल पूछा जा चुका है कि कब पेश किया गया, कब ये पास हुआ, किसने पेश किया, और उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या था। तो उद्देश्य प्रस्ताव में मोटा मोटा देखें तो अपने ये प्रस्तावना का बैकग्राउंड या प्रस्तावना की पृष्ठभूमि के रूप में उद्देश्य प्रस्ताव ने काम किया। संविधान के अंदर जो हमें मूल अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अल्पसंख्यकों के अधिकार है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों का अधिकार है, व्यवसाय करने का अधिकार है, विचार व्यक्त करने का अधिकार है, वो सब कुछ अपने को इसी यहाँ से मिलता है कि उद्देश्य प्रस्ताव में इनकी पृष्ठभूमि थी। इसके बाद में देश की राष्ट्रीय एकता, अखंडता है, सभी को समान अधिकार है, वो सब कुछ बातें इसमें दी थी। मतलब कुल मिला के बात यह है कि उद्देश्य प्रस्ताव ने संविधान की दर्शन के रूप में इसने काम किया। इसके बाद में इसको 22 जनवरी 1947 के दिन, 22 जनवरी 1947 को पारित किया। 22 जनवरी 1947 को पारित किया। जब उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पारित हो गया, उसके बाद संविधान सभा ने प्रॉपर व्यवस्थित रूप से कार्य करना शुरू किया और संविधान निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। तो ये हो गया उद्देश्य प्रस्ताव।
अब उद्देश्य प्रस्ताव के बाद में आ जाता है संविधान सभा की विभिन्न प्रकार की कमेटियां। विभिन्न प्रकार की समितियां। संविधान सभा में कुल 22 समिति थी। कुल 22 समिति थी। 22 समिति का विभाजन दो हिस्सों में ऐसे कर सकते हैं, 8 और 14। 8 थी जो बड़ी कमेटी थी, जैसे प्रारूप समिति हुई, संघ समिति हुई, संघ संविधान समिति हुई, राज्यों के लिए समिति हुई, कार्य संचालन समिति हुई, अल्पसंख्यक एवं मौलिक अधिकार समिति हुई, इत्यादि प्रकार की थी। और 14 थी जो छोटी समितियां थी। छोटी समितियों में नागरिकता समिति थी, प्रेस दीर्घा समिति थी, भाषा समिति थी, ये विभिन्न प्रकार की समितियां थी। तो अब हम करते हैं, एक एक करते बड़ी समितियों को पहले देख लेते हैं कि बड़ी समितियां कौन कौन सी थी। तो बड़ी समितियों में 8 बड़ी समितियां, इनके कौन कौन अध्यक्ष था, और 8 बड़ी समिति। 8 बड़ी समिति कौन कौन सी थी और इनका कौन अध्यक्ष था, कब गठन हुआ, ये सब कुछ अपन अभी पढ़ लेते हैं। पहली समिति है संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति। दूसरी है संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति। तीसरी है राज्यों के लिए समिति। राज्यों के लिए समिति या राज्यों से समझौता करने वाली समिति। इन तीनों समिति की अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अध्यक्षता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें कई बार सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है कि एक साइड समिति दे देंगे, एक साइड अध्यक्ष का नाम दे देंगे, फिर क्रॉस मिलान करो कि कौन अध्यक्ष, कौन व्यक्ति किस समिति का अध्यक्ष था। अब चौथी आती है प्रांतीय संविधान समिति। चौथी है प्रांतीय संविधान समिति। और पांचवी है मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। अल्पसंख्यक एवं मौलिक अधिकार समिति। मौलिक अधिकार समिति। इन दोनों समिति की अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे, प्रथम गृह मंत्री भी थे, और देश के रियासतों का एकीकरण इन्होंने ही किया था। तो इसलिए ये 5 नंबर पे। 6ठे नंबर पे है, 6ठे नंबर पे समिति है अपने, एक सेकंड, जो मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति है उसकी कुछ उप समितियां। जो 5वीं थी उसकी उप समिति, इसकी 3 कुछ उप समिति। तो पहली उप समिति थी मूल अधिकार उप समिति। मूल अधिकार उप समिति, इसकी अध्यक्षता थी जे.बी. कृपलानी ने की। जे.बी. कृपलानी ने। दूसरी थी अल्पसंख्यक उप समिति।
अल्पसंख्यक उप समिति। इसकी अध्यक्षता की थी एच.सी. मुखर्जी। एस.सी. मुखर्जी। एस.सी. मुखर्जी ने। ये है जो अपने अल्पसंख्यक अधिकार मूल अधिकार समिति की 2 उप समितियां। फिर अगली आ जाती है 6ठे नंबर पे प्रारूप समिति। ये समिति सबसे इंपॉर्टेंट समिति थी, बड़ी समिति संविधान सभा की सभी समितियों में, और इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। इसकी अध्यक्षता की थी बी.आर. अम्बेडकर ने। इस प्रारूप समिति के बारे में थोड़ा अपन डिटेल में पढ़ेंगे। पहले 2 कमेटियां 7वीं और 8वीं कमेटी को देख लेते हैं। तो एक कमेटी है 7वें नंबर पे है प्रक्रिया नियम समिति। प्रक्रिया नियम समिति। प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति। इन दोनों समिति की अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये हमारी कुल 8 कमेटियां हुई। कुल 8 कमेटियां हुई। संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, राज्यों के लिए समिति, इनकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। प्रांतीय संविधान समिति, अल्पसंख्यक मौलिक अधिकार समिति की अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और अल्पसंख्यक मूल अधिकार समिति 2 उप समितियां थी। मूल अधिकार उप समिति की जे.बी. कृपलानी ने, और अल्पसंख्यक उप समिति की एस.सी. मुखर्जी ने। प्रारूप समिति डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। अभी हम प्रारूप समिति को थोड़ा डिटेल में आगे पढ़ेंगे। प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति, इनकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो बड़ी कमेटियां 8 थी। बड़ी 8 कमेटियों की अध्यक्षता की है 4 लोगों ने मिलकर। अब हम पढ़ेंगे आगे प्रारूप समिति। पहले प्रारूप समिति देख लेते हैं, फिर देखेंगे छोटी समितियां कौन कौन सी थी। प्रारूप समिति, अब इसकी अध्यक्षता तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की, हमें पता है। इसका गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को। ये कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे, ये पूछा जा चुका है। अब इसके सदस्य, तो इसके कुल 7 सदस्य थे। 7 सदस्य कौन कौन से थे, तो हम बारी बारी से एक एक को पढ़ते हैं। सबसे पहले है अध्यक्ष कहे तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर, जो इसके अध्यक्ष भी थे और मुख्य सदस्य भी थे। दूसरे नंबर पे है एन. गोपालास्वामी अयंगर। एन. गोपालास्वामी अयंगर। तीसरे सदस्य है अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तीसरे सदस्य है अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। और चौथे सदस्य है डॉक्टर के.एम. मुंशी। डॉक्टर के.एम. मुंशी, ये डॉक्टर के.एम. मुंशी है जो छोटी एक समिति के भी अध्यक्ष थे। 5वें नंबर पे है हमने
एन माधवराव। एन माधवराव। ये सदस्य बाद में जुड़े थे, ये पहले थे बी एल मित्तर की जगह। बी एल मित्तर की जगह। और बी एल मित्तर ने स्वास्थ्य कारणों से संविधान सभा से इस्तीफा पे है टी टी कृष्णामचारी। ये आए थे डी पी खेतान की जगह। डी पी खेतान की जगह। अब डी पी खेतान के पास मृत्यु हो गई थी तो पोस्ट पद खाली हुआ, तो आए थे टी टी कृष्णामचारी और बी एल मित्तर ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया, तब आए एन माधवराव। ठीक है, यह सवाल पूछा जा सकता है कि दोनों ने सदस्य कौन आए या इस्तीफा किसने दिया, मृत्यु किसकी हुई, ये ऐसा सवाल कई बार पूछा जा सकता है। और 7वें नंबर पर है सैयद मोहम्मद सादुल्ला। सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ये अपने प्रारूप समिति के 7 सदस्य हुआ। ये सदस्यों का नाम पूछा जाता है कई बार, 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन दे देंगे कि कौन सा सदस्य प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, कौन था। ऐसे कई बार सवाल पहले भी पूछा जा सकता है, पूछा गया है। और अब हम आ जाते हैं प्रारूप समिति ने कार्य क्या क्या किए। तो इसमें इसने पहला प्रारूप कब पेश किया, दूसरा प्रारूप कब पेश किया, वो सब कुछ पढ़ते हैं। तो संविधान सभा के अंतर्गत प्रारूप समिति ने पहला प्रारूप 21 फरवरी 1948 को 21 फरवरी 1948 को पेश किया था। अब इसके अंतर्गत थे 315 अनुच्छेद, 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। ये एक पहला ड्राफ्ट था कि संविधान ऐसा ऐसा बनेगा, वो ड्राफ्ट था। तो उस ड्राफ्ट में कुछ कमियां भी रह सकती है। तो पहला प्रारूप 21 फरवरी 1948 को पेश किया, फिर इसके ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कस हुआ कि अभी सुधार किया जाए, तब आया दूसरा प्रारूप। तो दूसरा प्रारूप था अपना अक्टूबर 1948 में। अक्टूबर 1948 में दूसरा प्रारूप पेश किया गया। अब दूसरे प्रारूप में भी कुछ कमियां रही तो उनमें भी सुधार करो, तब आया तीसरा प्रारूप या अंतिम प्रारूप। यह पेश किया गया था 4 नवंबर 1948 को। 4 नवंबर 1948 को पेश। अब संविधान सभा के सामने प्रारूप समिति ने तीसरा और अंतिम प्रारूप पेश किया था। अब इस प्रारूप के ऊपर पूरा डिटेल में डिस्कस होगा। तब ये हुआ कि संविधान के अलग अलग वाचन शुरू हुए, संविधान को संविधान सभा के सामने पढ़ा गया, उस पर डिस्कस किया गया, चर्चा किया गया और कुछ सुधार करना था वो सुधार किया गया था। तब पहला वाचन कब शुरू हुआ? पहला वाचन जब अंतिम प्रारूप पेश हुआ था 4 नवंबर 1948 को, तो उसी दिन से अपना पहला वाचन शुरू हो गया था। तो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 को तक ये हुआ था। उस टाइम पहला वाचन, मतलब एक परिचय के रूप में इसका वाचन किया गया था। ठीक है, और अब ये प्रारूप पेश किसने किए? तो स्वाभाविक सी बात है, जो अध्यक्ष होगा वो ही प्रारूप पेश करेगा। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो उन्होंने ये इतने प्रारूप पेश किया। अब आ जाता है दूसरा वाचन।
दूसरा वाचन शुरू हुआ था 15 अक्टूबर 1948 से। 15 अक्टूबर 1948 से 17 नवंबर, सॉरी, 15 अक्टूबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक होगा ये। 17 अक्टूबर 1949 तक। अब ये दूसरा वाचन था, इसमें क्या आ गया, संविधान का पूरा डिटेल में अध्ययन अध्ययन किया गया, इसके ऊपर डिबेट किया गया। तो इसमें यह हुआ था कि इसका खंडवार और अनुच्छेदवार, अनुच्छेद की विस्तृत चर्चा, हुई, तभी इसमें 1 साल से ज्यादा का टाइम लगा था। अब तीसरा वाचन और अंतिम वाचन हुआ था, तीसरा वाचन हुआ था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। ये कई बार ऑब्जेक्टिव सवालों में ऐसे एज इट इज पूछ लिया जाता है। पहला वाचन कब हुआ था, दूसरा वाचन कब हुआ था, तीसरा वाचन कब हुआ था, इनकी डेट क्या थी, या एक तरफ वाचन दे देगा, दूसरी तरफ क्रॉस दे देगा। वैसे भी कई बार सवाल पूछा गया है, तो अपने को याद रखना है। दूसरे वाचन के अंदर खंडवार और अनुच्छेद की विस्तृत चर्चा हुई थी इस समय, और तीसरे वाचन में संविधान को फाइनलाइज किया गया था। और 26 नवंबर को जब तीसरा वाचन पूरा हुआ, तब संविधान के प्रारूप के ऊपर सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किया और संविधान को अंतिम रूप दिया। इसी दिन से 26 नवंबर के दिन से ही नागरिकता का, चुनाव का, अस्थायी उपबंध का, उनको उसी दिन से लागू कर दिया गया और संविधान को अपनाया गया। तो 26 नवंबर 1949 के दिन अगर पूछा जाए तो ये कहना है कि संविधान को अपनाया गया था। और अब लागू तो इसी दिन भी कर सकते थे, लेकिन ये था कि 26 जनवरी 1930 के दिन जो अपना प्रथम पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, उसकी याददाश्त को बनाए रखने के लिए 2 महीने इंतजार किया और 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया संविधान। अब 2 महीने बाद में फिर ये हुआ कि 24 जनवरी 1950 के दिन, 1950 के दिन संविधान सभा ने अपना अंतिम अधिवेशन किया और अंतिम अधिवेशन करके संविधान को फाइनलाइज कर दिया और उस पर हस्ताक्षर करके उसको लागू करने के लिए तैयार किया गया। तो ये 24 जनवरी 1950 के दिन था, ये अपना अंतिम अधिवेशन था संविधान सभा का, अंतिम अधिवेशन था। और संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए। संविधान सभा के कुल 11 सत्र थे। और ये 24 जनवरी 1950 के दिन इसको अगर अंतिम अधिवेशन कहे या 12वां सत्र कहे, वो जो भी कह सकते हैं। और एक और तथ्य है, BN राव जो प्रारूप समिति के संवैधानिक सलाहकार थे। तो BN राव प्रारूप समिति के संवैधानिक सलाहकार। यह सवाल भी कई बार पूछा गया है कि प्रारूप समिति के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो BN राव थे, ये याद रखना है अपने को। अब आ जाते हैं हम कुछ छोटी समितियां हैं उनके ऊपर देख लेते हैं कि उनके अध्यक्ष कौन थे, वो उनमें महत्वपूर्ण कुछ समितियां। तो संविधान सभा की छोटी समितियां,
कुल 14 छोटी समितियां थी। वैसे संविधान सभा की 22 कमेटियां थी, उसमें 8 बड़ी और 14 छोटी थी। 14 छोटी कौन कौन सी थी, उनमें अपन कुछ है जो महत्वपूर्ण कमेटियों का अध्ययन कर लेते हैं। तो पहली कमेटी है वित्त और कर्मचारी समिति। वित्त एवं कर्मचारी, वित्त एवं कर्मचारी समिति। इसकी अब इनके अध्यक्ष कौन कौन थे ये भी देखना है। तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे और वित्त एवं कार्य कर्मचारी समिति इसके भी अध्यक्ष थे। तो ये सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष किस किसके थे। तो बड़ी कमेटी में किसके थे, छोटी कमेटियों में किसके थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, वो तो सबको पता ही है। दूसरी है प्रत्यय क्या क्रेडेंशियल कमेटी। प्रत्यय या क्या क्रेडेंशियल कमेटी। क्रेडेंशियल समिति इसके अध्यक्ष है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तीसरे नंबर पे कमेटी है सदन समिति। सदन समिति। और चौथे नंबर पे है चौथे नंबर की समिति है मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति। मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति। मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति। इन दोनों समिति अध्यक्षता की थी बी पट्टाभी सीतारमैया। बी पट्टाभी सीतारमैया। बी पट्टाभी सीतारमैया इन्होंने की थी 2 कमेटियों की अध्यक्षता। और फिर आ जाता है 5वें नंबर पे और एक महत्वपूर्ण समिति है कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर के.एम. मुंशी। डॉक्टर के मुंशी कार्य संचालन समिति की अध्यक्षता। फिर एक आ जाती है नागरिकता पर तदर्थ समिति। 6ठे नंबर पे है नागरिकता पर तदर्थ समिति। इसकी अध्यक्षता की थी एस वरदाचारी। इसकी अध्यक्षता की थी एस वरदाचारी ने। एक है प्रेस दीर्घा समिति उषानाथ सेन। प्रेस दीर्घा समिति उषानाथ सेन। प्रेस दीर्घा समिति उषानाथ सेन। तो ये कुछ अपनी छोटी कमेटियां जो महत्वपूर्ण है, कभी पूछा जा सकता है। अब आ जाते हैं अपने संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन। तो 24 जनवरी 1950 को
ये अंतिम अधिवेशन था इस दिन। ये तो हमने पहले ही देख लिया, लेकिन अंतिम अधिवेशन के दिन कुछ और भी कार्य किए गए थे। तो और कार्य क्या किए गए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति। और जनगण मन को राष्ट्रगान स्वीकारा। राष्ट्रगान। और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत। कई बार ऑब्जेक्टिव सवाल में ये 4 स्टेटमेंट एज इट इज दे देते और पूछ लेते हैं कि 26 जनवरी 1950 के दिन क्या क्या कार्य हुआ था। तो अपने को याद रखना है कि ये मेनली 4 कार्य हुए थे। अब अंतिम दिन और 26 जनवरी 1950 के दिन भारत का संविधान लागू हो गया और भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी कार्य करने लग गए और संविधान सभा का कार्य पूरा हो गया। अब इसके बाद संविधान सभा का कार्य खत्म हो गया। तो अब और देख लेते हैं कि संविधान सभा ने इसके अलावा अन्य क्या कार्य किए। तो संविधान सभा ने एक तो तिरंगे को 22 जुलाई 1947 के दिन राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकारा। तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकारा। दूसरा इसका कार्य यह था कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता का अनुमोदन। राष्ट्रमंडल की सदस्यता का अनुमोदन। यह किया था मई 1949 में। ये 2 अन्य कार्य थे। अब इसके अलावा एक ये भी था कि संविधान सभा ने संविधान के निर्माण के साथ साथ भारत की अंतरिम संसद के रूप में भी या भारत की विधायिका के रूप में भी कार्य किया था। तो संविधान सभा ने एक ये तथ्य भी है कि समायोजन का सिद्धांत और समन्वय का सिद्धांत। संविधान सभा ने समन्वय का और समायोजन का सिद्धांत। इनको अपनाया। संविधान सभा ने हाथी को प्रतीक के मुहर के रूप में अपनाया। हाथी को प्रतीक या मुहर के रूप में अपनाया। अगला है संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार कौन था? तो संविधान सभा का एल एन मुखर्जी मुख्य प्रारूपकार, मतलब चीफ ड्राफ्टमैन एल एन मुखर्जी। ये भी ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है और हम प्रारूप समिति के नाम पे सीधा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कर देंगे कहीं मुख्य प्रारूपकार। फिर है मुख्य सुलेखक, मतलब जिसने हाथ से
लिखा किसने था प्रथम बार? मुख्य लेखक कौन थे? तो अपने हैं प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा। प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा। इन्होंने इटालिक शैली के अंदर भारत के संविधान को हाथ से लिखा था। तो ये कई बार ये भी पूछा गया है। फिर आ जाता है मुख्य योजनाकार, एस एन मुखर्जी, मुख्य योजनाकार। ये सारी चीजें एक मुख्य प्रारूपकार, मुख्य सुलेखक, मुख्य योजनाकार, ये एक साथ इसलिए लिखा जाता है कि मतलब याद रहेगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो मुख्य योजनाकार थे अपने एस एन मुखर्जी। फिर आ जाता है कि हिंदी के संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किसने किया? तो हिंदी संस्करण, हिंदी संस्करण का सुलेखक किसने किया? हिंदी संस्करण का सुलेखक वसंत कर्षण वैद्य। वसंत कर्षण वैद्य ने, वसंत कर्षण वैद्य ने हिंदी का उल्लेख किया था। फिर है कि मूल संस्करण था उसका सौंदर्यकरण या अलंकृत किसने किया? अलंकरण, अपना संविधान था, संविधान मूल संविधान के साइड के अंदर कोनों पे भारत के विभिन्न हस्तियों के, जैसे राम सीता का, कृष्ण का, शिवाजी का, महाराणा प्रताप का, ऐसे कईयों के वहां पे फोटो थे और उसको अलंकृत किया गया, सजाया गया था कि वो किसने सजाया था। ये कई बार सवाल पूछा भी गया है कि मुख्य अलंकरण किसने किया? तो ये शांति निकेतन के कलाकारों ने। शांति निकेतन के कलाकारों, अब शांति निकेतन के कलाकारों में मेनली थे नंदलाल घोष। नंदलाल घोष, या ऐसे भी सीधे पूछ ले कि मुख्य संविधान का अलंकरण किसने किया, तो नंदलाल घोष ने किया था। इनके साथ और एक थे बिहारी राम मनोहर सिन्हा, बिहुआर राम मनोहर। बिहुर राम मनोहर सिन्हा, इन लोगों ने मिलकर संविधान का अलंकरण किया, सौंदर्यकरण किया गया। अब ये तो हो गया संविधान सभा के कुछ अन्य तथ्य, कुछ अन्य बातें। इसके बाद में संविधान सभा ने विधायिका के रूप में भी कार्य किया। तो विधायिका के रूप में इसने कार्य कब से शुरू किया वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले 17 नवंबर 1900 संविधान सभा में यह था कि संविधान सभा जब भी दो कार्य करती थी, एक तो संविधान का निर्माण करना और एक भारत के तत्कालीन समय में भारत की विधायिका के रूप में या भारत की संसद के रूप में कार्य करना। तो जब संविधान सभा के रूप में कार्य करती तब उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जैसे ही वो विधायिका के रूप में कार्य करती तो उसके अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। तो विधायिका संविधान सभा ने विधायिका के रूप में, संविधान सभा विधायिका के रूप में इसकी अध्यक्षता की थी जीवी मावलंकर ने। जीवी मावलंकर। जब संविधान सभा
संविधान का कार्य करती तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष था और विधायिका के रूप में कार्य करती तब जीवी मावलंकर के अध्यक्ष था। इसकी पहली बैठक हुई थी 17 नवंबर, प्रथम बैठक। पहली बैठक हुई थी 17 नवंबर 1947 को। विधायिका के तौर पर पहली बैठक हुई थी जो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, वो संविधान सभा के रूप में पहली बैठक हुई थी। इनका अपने को फर्क महसूस करना होगा। अब विधायिका के रूप में ये इस दिन पहली बैठक कार्य किया, तो इस दिन से लेके 26 जनवरी तक का संविधान सभा ने दोनों कार्य किए, विधायिका का कार्य भी किया और संविधान सभा का कार्य किया। अब 26 जनवरी या 24 जनवरी के उस दिन संविधान सभा का कार्य पूरा हो गया, तो 26 जनवरी 1950 के बाद में जब 1951-52 में पहले चुनाव हुए, प्रथम आम चुनाव हुए, उसके बाद में संविधान सभा का वहां तक संविधान सभा ने विधायिका के रूप में या अंतरिम सांसद के रूप में, भारत की अंतरिम सांसद के रूप में कार्य किया। तो उसके बाद में जब पहला चुनाव हो गया, तो पहले चुनाव के बाद में भारत की प्रथम संसद का निर्माण हो गया और भारत की प्रथम लोकसभा ने कार्य करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब इसमें ये तो इतना हो गया। फिर आया है कि 15 अगस्त को भारत आजाद हो गया, तो भारत को आजादी देने के लिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को लाया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 अधिनियम 1947। अब इससे पहले भारत, इसमें यह था कि भारत को आजादी निश्चित कर दी गई, तो संविधान सभा के प्रारूप में भी संविधान सभा के आकार में, कार्यों में कुछ बदलाव आ गया। तो वो बदलाव क्या आया? पहला बदलाव ये आया कि संविधान सभा स्वतंत्र रूप से संप्रभु बन गई। तो संप्रभु निकाय, संप्रभु निकाय का मतलब ये होगा संविधान सभा को जो अच्छा लगेगा वो कार्य करेगी। संविधान सभा को जिस देश से जो प्रावधान लेना वो लेगी। भारत के जो पुराने अंग्रेजों को बनाए हुए कानून उनको समाप्त कर सकती है, उनमें संशोधन कर सकती है, नए कानून बना सकती है, वो सब कुछ उसके तहत किए गए। इसलिए इसको संप्रभु निकाय कहा गया। संप्रभु का मतलब होता है कि जो भी निर्णय ले वो अपने विवेक से ले, किसी के दबाव में नहीं निर्णय लेना पड़े। ठीक है, और एक तो संप्रभु निकाय के रूप में दूसरा ये था, इसकी पहले सदस्यता 389 थी, वो घट के हो गई 299। ये जो 90 लोग थे ये कहाँ गए? नहीं, 110 लोग, सॉरी 90 लोग, ये मुस्लिम लीग के या पाकिस्तान का जो हिस्सा हो गया उसके सदस्य थे, तो वो अलग हो गए और भारत की देशी रियासतों के सदस्य इसमें शामिल होना शुरू हो गए थे। और ये अपना, और इसने भारत की पहली संसद, भारत की पहली संसद, अब ये 3 प्रावधान उससे बदल गया भारत शासन अधिनियम 1947 से। तो नमस्कार दोस्तों, अपने संविधान सभा के सेकंड पार्ट में कितना पढ़ लिया। एक ये है कि संविधान के निर्माण के लिए टोटल कितना खर्चा आया था? 66 लाख रुपए का खर्चा आया था। ये कई बार कहीं पूछा जाता है, तो ये याद रखने का। तो संविधान सभा के सदस्य कौन थे, कार्य प्रणाली थी, कौन सी समितियां थी, कौन अध्यक्ष, कौन महिलाएं, कितने सदस्य थे, वो सब कुछ पढ़ लिया। अगली बार हम पढ़ेंगे भारत के संविधान का स्रोत क्या है, कि किस देश से, कौन सा, अमेरिका से क्या लिया, ब्रिटेन से क्या लिया, सोवियत संघ से, फ्रांस से क्या लिया, उनके पीछे को, वहां से लेने का पीछे का तर्क क्या था प्रावधानों को, तो वो सब कुछ हम पढ़ेंगे। तो नमस्कार।